1207 ईस्वी, छोटे छोटे प्रश्न है, आराम से कर दोगे। 1207 ईस्वी काकिल देव ने किसे पराजित कर आमेर को कछवा वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया? सिंपल प्रश्न है। आलन सिंह मीणा, नाथू मीणा, फतो मीणा, मलार सिंह चौहान। इतना तो हमें पता ही है कि 1207 में कोकिल देव ने कछवा वंश की राजधानी आमेर को बनाया था। कल कल्चर के कर लेंगे, राजधानी बनाया था। अब थोड़ा सा एक कदम आगे भी पूछ लेते हैं, जैसे मेलों में बैराट की जगह मेड़ पूछ लिया, गधों के मेले में लूणियावास की जगह बावगढ़ बंजा पूछ लिया, तो एग्जैक्ट नाम भी पूछा जा सकता है। और पूछा गया कि 1207 ईस्वी काकिल देव ने किससे पराजित कर आमेर को कछवा वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया? आलन सिंह मीणा, नातू मीणा, फतो मीणा, मलार सिंह चौहान। इसमें लगभग गलत आंसर बता रहे हैं। भुट्टो मीणा, मैं आऊं सर, सी डी, शाबाश, बी ए। देखो आलन सिंह मीणा तो नहीं, ये तो गलत है। अगर कोई ए बता रहे हैं तो ये तो कंफर्म गलत है। आलन सिंह मीणा ये खोगंग के राजा थे, खोगंग के राजा। और खोगंग के राजा, इनको पराजित किया था दुल्ले राय ने। किसने? दुल्ले राय ने 1137 के आसपास। और आलन सिंह मीणा को पराजित करके कछवा वंश की नींव डाली गई थी। शाबाश। अगर कोई नाथू मीणा बता रहा है तो वो भी गलत है। बी आपका गलत है, बिल्कुल गलत है। अनुत्तरित प्रश्न वाला ऑप्शन आपके पेपर में मिलेगा, तो बी इसका बिल्कुल सही गलत आंसर है। बिल्कुल एडमिट कार्ड आगे, बिल्कुल आगे भाई एडमिट कार्ड। बी गलत है। नाथू मीणा मांची के राजा थे, मांची शासक, और इनको दुल्ले राय ने पराजित किया था। इनको भी किसने पराजित किया था? दुल्ले राय ने पराजित किया। और मांची में जमुआई माता का मंदिर बनवाया, जमुआई माता मंदिर। और उसी जमुआई माता के कारण इसी मांची का नाम हो गया जमुआ रामगढ़। बताओ क्या हो गया? जमुआ रामगढ़। तो जिसने बी बताया उनका बिल्कुल गलत हो गया। तो आलन सिंह मीणा खोगंग के राजा थे, जिनको दुल्ले राय ने 1137 में हराया था। नाथू मीणा मांची के राजा थे, जिनको भी दुल्ले राय ने हराया और वहां जमुआई माता का मंदिर बनवाया, इसलिए उसका नाम ही बताओ क्या हो गया? जमुआ रामगढ़ हो गया। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा फत्तो मीणा, फत्तो मीणा। और सुसावत मीणा हुआ करते थे, सुसावत मीणा हुआ करते थे, सुसावत मीणा, उनका नाम तो फत्तो मीणा। उनको पराजित करके कछवा वंश की राजधानी बताओ किसको बनाया था? आमेर को बनाया था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मलार सिंह चौहान ये उधर दौसा में हुआ करते थे, जिनकी पुत्री के साथ में बताया जाता कि दुल्ले राय का बताओ क्या हुआ था? विवाह हुआ था। तो फत्तो मीणा बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, फत्तो मीणा करेक्ट आंसर है आपका इस प्रश्न का। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आमेर शासक मानसिंह के संबंध में सही कथन नहीं है। आमेर के राजा मानसिंह के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यहां कुछ कथन लिखे हुए हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और ये प्रयास करें कि कौन सा सही और सटीक उत्तर नहीं है। हाँ, आप भारतमाला ले आए, भारतमाला आ जाएंगे सर, आप भी भारतमाला ले आए। अब तो पेपर यहीं से आएगा गुरु। देखते हैं, देखिए प्रयास तो भाई यही कर रहा हूं मैं तो, कि आपको एकदम तैयार कर दूं, क्योंकि मैंने देखा कि अब भी आप मतलब थोड़ा सा बदल से नहीं रहे हो उन्हीं चीजों को। एक हाँ चीजें वही है, लेकिन थोड़ा सा आकलन करना ठीक से सीखें। जल्दी बताओ देखे। हाँ, दूसरी तरफ कर दो। अरे लोगों कहां है? लोगों जहां भी है जल्दी बताइए देखे। आमेर शासक, ज्ञानपूर्वक अध्ययन करें। मुगलों के दरबार में उपस्थित होने वाले राजपुताना के सबसे कम उम्र के शासक थे। यह अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित थे। मानसिंह के आश्रित कवि पुंडरीक विठल ने रागमाला, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय इत्यादि ग्रंथों की रचना की। मानसिंह प्रथम का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो देखते हैं कौन कौन इसके अंदर सही बता रहा। सिंपल, ये इतना कहां हार्ड क्वेश्चन है? हार्ड कहां है? बस थोड़ा सा एनालिटिकल है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, और बाकी तो करेक्ट है। अगर यहां तुम 60% कर रहे हो तो बोर्ड के अंदर 85% करोगे। यहां 60 कर रहे हो तो 85। शाबाश शाबाश। मैं देख रहा हूं कई लोगों के तो काफी टाइम हो गया सही हो ही नहीं रहा है, वो भीड़ देख के बताते वही गलत है। सर पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आए तो ऑप्शन भरना पड़ेगा, बिल्कुल भरना पड़ेगा। देखो देखिए, मानसिंह प्रथम का राज्याभिषेक पटना में हुआ, इस बात में कहीं कोई गलती नहीं, कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। मानसिंह प्रथम का प्रथम राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था, प्रथम राज्याभिषेक पटना में हुआ था। और जो द्वितीय राज्याभिषेक था वो आमेर में हुआ था। जिस प्रकार हम पढ़ते ना कि महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था, और फिर दूसरा राज्याभिषेक बोल दो, चाहे उसको राज्याभिषेक समारोह बोल दो, वो आपके कहां पर हुआ था? राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। सेम वैसे इसमें कहीं गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है। देखो, यह अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। या तो ए गलत है और या सी गलत है। मुगलों के दरबार में उपस्थित होने वाले राजपुताना के सबसे कम उम्र के शासक थे। मानसिंह के आश्रित कवि पुंडरीक विठल ने रागमाला, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय की रचना की। अब देखो, प्रश्न ये भी गलत है और स्टेटमेंट ये भी गलत है। यहां जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब जैसे ही मैं ए लगाऊंगा कईयों को दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल सही है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना फिर कमेंट करना। ये जो मानसिंह है, मानसिंह, इनके भाई हुआ करते थे जिनका नाम था माधव सिंह। भाई का नाम बताओ क्या था? माधव सिंह। और इनके दरबारी विद्वान थे, इनके बताओ क्या थे? दरबारी विद्वान, जिनका नाम था पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल, और पुंडरीक जो विठल है, इन्होंने ये राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय इत्यादि किताबें लिखी। मानसिंह के दरबार में तो नहीं थे, लेकिन मानसिंह के भाई के दरबार में तो थे। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो ये संबंधित है, डायरेक्टली संबंधित नहीं है।
अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मैं इसी को गलत करता। लेकिन मुगलों के दरबार में उपस्थित होने वाले राजपुताना के सबसे कम उम्र के शासक थे, ये तो पूर्णतः गलत है। सबसे कम उम्र के राजा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे, और जसवंत सिंह 11 साल की उम्र में जब राजा बने थे, जसवंत सिंह 11 साल की उम्र में जब राजा बने थे, तब उनको आगरा बुलाया था और वहां से उनका टिकट किया गया था। तो आपका ए तो पूर्ण रूप से ही गलत है। हाँ, ये पुंडरीक विट्ठल मान सिंह के दरबार में नहीं थे, मान सिंह के भाई थे माधव सिंह। ये वही माधव सिंह है जिन्होंने आपके बानगढ़ का किला, जिसे राजस्थान का बुताला का किला, राजस्थान का भूतिया किला कहा जाता है, उस बानगढ़ किले को बनाने वाले माधव सिंह के दरबार में थे पुंडरीक। तो डायरेक्टली तो ये स्टेटमेंट गलत है, आप सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा गलत आपका ऑप्शन ए है। सबसे कम उम्र में जसवंत सिंह थे, जो 11 साल के जब थे तब वहां पर उनको आगरा बुला करके उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। तो आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। हाँ, बताइए कि जोधपुर में बावड़ी का निर्माण किया। हमें खूब डाटा सर ने। सर क्वेश्चन नंबर 13 में निर्माण किया, मतलब क्या कह रहे सर? ये 13 नंबर का क्वेश्चन हिस्ट्री में आया था और सर ने बताया कि जोधपुर में बावड़ी का निर्माण किया। आप बताइए कि सही है क्या? जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण राव चूड़ा की रानी चांद कंवर ने किया था। ठीक है, आगे निकालो। देखिए ऑप्शन ए जो है वो आपका गलत है। हालांकि मैंने आपको बताया कि सी बी इसका बिल्कुल गलत है, लेकिन इतना भी गलत नहीं है जितना कि ए गलत है। तो इसका सही और सटीक आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो, 18 नवंबर 1727 को स्थापित जयपुर नगर की नींव किसने रखी थी? हाँ, एक अरुण नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। अरुण तो कितना इंटेलिजेंट है, पढ़ता है अगला बंदा। हाँ सर, मानसिंह भी तो 11 ईयर का था। मानसिंह 12 के थे, 1550 से 1562, 12 ईयर के थे, टेक्निकल स्टडी। यस सर। चलो, 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की नींव किसने रखी थी? आपके विद्याधर भट्टाचार्य, राजगुरु जगन्नाथ सम्राट, पुंडरीक रत्नाकर, स्टैनली रीड। जयपुर मारो गुलाबी नगरी जयपुर। शाबाश, जुग जुग जियो रे शेरों, बड़े विद्वान हो गए आजकल तो। जल्दी से बताइए, देखिए ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, कौन सही बता रहा है? हाँ, 18 नवंबर 1727 जयपुर नगर की नींव किसने रखी थी? अगर कोई ए बता रहा है तो वो तो पूर्ण रूप से गलत है, ए नहीं रखी है। देखो, जयपुर के संस्थापक थे सवाई जयसिंह। जयपुर के संस्थापक, यहां लिख देता हूं, संस्थापक। जयपुर के संस्थापक बताओ कौन थे? तो हम बताएंगे सवाई जयसिंह थे। जयपुर के संस्थापक थे सवाई जयसिंह। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की। तो ए जिसने भी बताया है वो तो बिल्कुल गलत आ गया। विद्याधर भट्टाचार्य ये एक बंगाल के ब्राह्मण हुआ करते थे और इन्होंने जयपुर का नक्शा तैयार किया था। जयपुर का बताओ क्या तैयार किया था? नक्शा। जेवियर डी सिल्वा और विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर का नक्शा तैयार किया था। यहां जो भी आंसर भी बता रहा है उनका बिल्कुल सही। जगन्नाथ नींव, विद्याधर नक्शा, बिल्कुल। राजगुरु जगन्नाथ सम्राट, उन्होंने जयपुर शहर की क्या रखी थी? नींव रखी थी, नींव रखी थी। पुंडरीक रत्नाकर ये सवाई जयसिंह के दरबारी पुरोहित थे, सवाई जयसिंह के मुख्य पुरोहित थे, सवाई जयसिंह के मुख्य पुरोहित। सवाई जयसिंह ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उस अश्वमेध यज्ञ के मुख्य पुरोहित जो थे वो पुंडरीक रत्नाकर करवा करते थे। और स्टैनली जो रीड है, इन्होंने जयपुर को गुलाबी नगरी की संज्ञा दी है। जयपुर को बताओ किसकी संज्ञा दी है? तो जयपुर को गुलाबी नगरी की संज्ञा दी है। यह भी अपने को याद रखना है, जयपुर को गुलाबी नगरी की संज्ञा किसने दी है? तो यह दी है स्टैनली रीड ने। पुंडरीक रत्नाकर ये सवाई जयसिंह के प्रमुख दरबारी मुख्य पुरोहित थे, अश्वमेध यज्ञ में थे। विद्याधर भट्टाचार्य और जेवियर डी सिल्वा वह थे जिन्होंने जयपुर शहर जो है उसकी नक्शा बनाया था और सवाई जयसिंह ने स्थापना की और स्टैनली रीड ने इसको गुलाबी नगरी की संज्ञा दी थी। तो आपका बी उत्तर। विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार थे, मतलब नक्शा बनाया था। नींव जोरावर सिंह गेट के पास में राजगुरु जगन्नाथ सम्राट ने रखी थी। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाराजा सूरजमल में अपनी जाति के सभी गुण, शांति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार नहीं करने वाली भावना विद्यमान थी। किसने कहा? हाँ, कैंटीन के चीन और बगदाद के इराक से नक्शे आए। हाँ बिल्कुल, उसे मैच करते हुए नक्शे हैं। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं, महाराजा सूरजमल में अपनी जाति के सभी गुण, शांति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार नहीं करने वाली भावना विद्यमान थी। किसने कहा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कलिका रंजन कानूनगो, चिंतामणि विनायक वैद्य और कर्नल जेम्स टोड। यह भी 10th की बुक से बना हुआ प्रश्न है। महाराजा सूरजमल में अपनी जाति के सभी गुण, शांति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार नहीं करने वाली भावना विद्यमान थी। किसने कहा? महाराजा सूरजमल, भरतपुर के संस्थापक, भरतपुर या मैं यूं कहूं कि लोहागढ़ की स्थापना की थी। लोहागढ़ के संस्थापक अजय योद्धा, जाटों के अफलातून, चिंतामणि विनायक वैद्य बता रहे हैं कई सारे लोग। कुछ ज्यादातर इसमें सही बता रहे हैं। देखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा तो नहीं है और कर्नल जेम्स टोड भी नहीं है। यहां पर तो सही और सटीक उत्तर होगा वो होगा कलिका रंजन कानूनगो। महाराजा सूरजमल के बारे में ये जो स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति थे ये है कलिका रंजन कानूनगो। तो सीधा सीधा प्रश्न है, महाराजा सूरजमल में अपनी जाति के सभी गुण, शांति, साहस, चतुराई और निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार नहीं करने वाली भावना विद्यमान थी। तो ये कलिका रंजन कानूनगो ने कहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 जनवरी नहीं है, 17 जुलाई, माफी चाहता हूं, 17 जुलाई है ये, 17 जुलाई। इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा के हुडा नामक स्थान पर हुए सम्मेलन में कौन से निर्णय लिए गए? 4-5 बातें हैं
तो उसमें देखो देखे, राजपूताना के सभी शासक एकता बनाए रखेंगे एवं किसी एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। देखते हैं, देखें, कोई भी राज्य दूसरे राज्य के विद्रोहियों को अपने राज्य में शरण नहीं देंगे। वर्षा ऋतु समाप्ति के बाद सभी शासक रामपुरा में एकत्रित होंगे और मराठों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। राजपूताना के सभी शासक मराठाओं को एक समान राशि चौथ के रूप में देंगे। 1 2 3 4 सभी सही है, 1 2 व 3 सही है, 1 3 एवं 4 सही है, 2 एवं 4 सही है। बताइए देखिए इसमें जो सही और सटीक आंसर है वो कौन सा होगा? जल्दी से बताइए देखिए इसका जो सही और सटीक आंसर है वो कौन सा होगा? कौन कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, देखिए अभी पता लग जाएगा। हाँ, बी बता रहे हैं, कोई सी बता रहा है। 1 2 3 सही है, 1 3 एवं 4 सही है। वाह भाई वाह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या होगा दुश्मन, सब एक ही आने के बाद में एक ही चीज पर लग जाते। 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में हुरडा सम्मेलन हुआ था, यह बात बिल्कुल सही है, जिसमें अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, और उस हुरडा सम्मेलन के जो सूत्रधर थे वो सवाई जयसिंह थे। मराठों के विरुद्ध राजपूताना के शासकों को संगठित करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन हुआ था, और इसका क्या उद्देश्य? राजपूताना के सभी शासक एकता बनाए रखेंगे एवं किसी एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। कोई भी राज्य दूसरे राज्य के विद्रोहियों को अपने राज्य में शरण नहीं देंगे, ये बिल्कुल सही है। जैसे मतलब जयपुर का कोई विद्रोही है, वो जोधपुर में चला गया तो जोधपुर का राजा उसको शरण नहीं देगा। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद सभी शासक रामपुरा में एकत्रित, क्योंकि जुलाई का महीना था जब सम्मेलन हुआ था। जुलाई अगस्त सितंबर ये महीने आप जानते ही बरसात वाले महीने होते हैं, और इनमें वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद सभी शासक रामपुरा में एकत्रित होकर मराठों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। और राजपूताना के सभी शासक मराठाओं को एक समान राशि चौथ के रूप में देंगे, ये पूर्ण रूप से गलत है। यानी राजपूताना के राजा मराठाओं को कोई टैक्स देंगे ही नहीं। भाई जब सम्मेलन ही कर रहे हो तो टैक्स किस चीज का देना है? राजपूताना के शासकों को टैक्स नहीं देंगे, ये हमें याद रखना है, गलत हो जाएगा। तो 1 2 और 3 सही है। जिसने भी बी बताया है उनका बिल्कुल सही है, बाकी सबका गलत है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? अब मॉडर्न शुरू हो गई भाई। हाँ, कौन से स्कूल में है? अरे स्कूल देख लेना तुम, इधर देखो एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? मंडावरी, रायता, चांदखेड़ी, मात्रकुंडिया। हाँ अरुण भाई आपको पक्का पता है ना? हाँ पक्का पता है अरुण भाई को। आप बताओ देखे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान बेंगू किसान आंदोलन के बारे में तो हम जानते ही। 53 प्रकार की कर के विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। कुछ भी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग मन है। बेंगू किसान आंदोलन 1921 बैरूकुंड नाम की जगह से प्रारंभ हुआ था। बैरूकुंड जो कि मैनाल में पड़ता, मैनाल कहां है? भीलवाड़ा, यहां से। और उसके नेतृत्व में करता थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। 53 प्रकार के कर के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। तो बी सी डी। अब देखो सबसे पहले मंडावरी, बिल्कुल सही बात है, मंडावरी बेंगू किसान आंदोलन का एक केंद्र था, जहां पर किसानों पर गोलियां भी चलाई गई थी मंडावरी में। रायता, मंडावरी में गोलीकांड के बाद रायता बिल्कुल बेंगू किसान आंदोलन का केंद्र था। और जब ट्रेंच आया था कमीशन बना करके, तो ट्रेंच ने रायता गांव में यह प्रस्ताव भेजा था कि आओ हमसे बात करो, लेकिन कोई बाहर का नेता नहीं आना चाहिए। तब किसानों ने कहा कि हम तो आएंगे, और हमारा नेतृत्व तो रामनारायण चौधरी करेंगे, अगर बात करनी है तो करो, और दूसरी बात हम वहां बेंगू नहीं आएंगे, अगर बात करनी है तो तुम्हें रायता आना पड़ेगा। बाद में रायता ट्रेंच जाना नहीं चाह रहा था और वो कमीशन असफल हो गया था। चांदखेड़ी, ये तो सीधा प्रश्न भी आया हुआ है कि चांदखेड़ी की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये बेंगू से संबंधित है। यहां जो सही उत्तर होगा मात्रकुंडिया। मात्रकुंडिया रासनी गांव चित्तौड़गढ़ में है। इस स्थान को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। और ये मात्रकुंडिया एक तो जाट आंदोलन से संबंधित रहा है, जाट किसान आंदोलन से, और एक एकी या बोमट आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत ने भील जनजाति का आंदोलन किया था, एकी या बोमट आंदोलन, उन दो आंदोलनों से संबंधित रहा है। वैसे भी कोई भी आंदोलन होते तो वो धार्मिक स्थलों से प्रारंभ ज्यादा होते थे, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर लोगों को एकत्रित होने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो जाट आंदोलन और एक ही ओब्लिक जो बोमट आंदोलन है, इससे मात्रकुंडिया संबंधित है। मंडावरी, रायता, चांदखेड़ी, एक गोविंदपुरा और है, ध्यान रखना, गोविंदपुरा जहां रूपाजी और करपाजी धाकर शहीद हुए थे आपके 13 जुलाई 1923 के दिन, तो वो आपका ये वाली बात है। बैरूकुंड, गोविंदपुरा, मंडावरी, रायता, चांदखेड़ी सब बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन 53 प्रकार के करों के विरुद्ध किया जाने वाला एक आंदोलन था। राम राम, राम राम भाई, सबको राम राम। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में राजनीतिक किसानों में राजनीतिक चेतना एवं संगठन के उद्देश्य से किसान यूनियन क्यों पुस्तक के लेखक थे? विजय सिंह पथिक, कुंभाराम आर्य, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। जल्दी से बताओ देखे, किसानों में राजनीतिक चेतना एवं संगठन के उद्देश्य से किसान यूनियन क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? विजय सिंह पथिक, कुंभाराम आर्य, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। इसमें तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई गलत बताएगा। शाबाश, बी बी, वेरी गुड। हाँ, इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, लगभग सबका सही आ रहा है। कुंभाराम आर्य ये बीकानेर क्षेत्र से संबंधित रहे, बीकानेर रियासत में किसान आंदोलनों से संबंधित रहे। कुंभाराम आर्य जो है, उन्होंने एक किताब लिखी थी, किसान यूनियन क्यों।
किसान यूनियन क्यों, यानी किसानों में संगठन क्यों? इसके जो लेखक थे उनका नाम था कुंभाराम आर्य। आप जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ते हो तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट कैनालों के नाम पढ़ते हो तो उसमें चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल का नाम भी आपको नजर आता होगा, तो वो इन्हीं के नाम पर है। माणिक्यलाल वर्मा ये पंछीड़ा गीत के रचयिता थे। किसके रचयिता थे? पंछीड़ा। विजय सिंह पति के बारे में जानते हैं, ऊपर माल का डंका, ये इनका एक हस्तलिखित समाचार पत्र था। ऊपर माल का डंका मेवाड़ी भाषा में आता था, हस्तलिखित समाचार पत्र था। रामनारायण चौधरी तरुण राजस्थान वगैरह समाचार पत्र के संपादक रहे थे। कुंभाराम आर्य आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, किसान यूनियन क्यों। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोठारिया रावत जोत सिंह ने 1857 की क्रांति के समय किससे शरण दी थी? नाना साहब, भीमजी चारण, कुशाल सिंह चंपावत, जवाहर जी और डूंगर जी। जल्दी से बताइए। देखें, कोठारिया के रावत जोत सिंह ने 1857 की क्रांति के समय किससे शरण दी थी? नाना साहब, भीमजी चारण, कुशाल सिंह चंपावत और जवाहर जी और डूंगर जी। 1 2 3 4 सभी, 1 2 व 3, केवल 1 एवं 2, केवल 2 एवं 3। बताइए देखिए कौन सा सही और सटीक आंसर यहां पर होगा। कोठारिया के रावत जोत सिंह ने 1857 की क्रांति के समय किसे अपने पास शरण दी थी? नाना साहब आए थे उधर से, भीमाजी चारण जो कि गंगापुर के अंदर ब्रिटिश जो रेजिडेंट थी, गंगापुर भिलवाड़ा के पास में गंगापुर, वहां पर ब्रिटिश अधिकारियों को लूट लिया था। कुशाल सिंह चंपावत आहुआ के सामंत थे। जवाहर जी डूंगर जी राजस्थान के रॉबिन हुड के नाम से जाने वाले जवाहर जी और डूंगर जी, इनमें से किस किस को शरण दी है? अलग अलग उत्तर है लोगों के, ज्यादातर लोग बी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ आल बता रहे हैं। सर डी होगा, कोई केवल 2 3 बता रहे हैं। हाँ देखो, नाना साहब को तो शरण दी थी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। तो 1 नंबर तो पक्का है, इसका मतलब 2 और 3 तो नहीं हो सकता। डी तो उत्तर नहीं होगा। अगर कोई डी बता रहा है तो उनका बिल्कुल गलत है। तो अरुण का इस बार गलत हुआ है। अरुण तो इंटेलिजेंट था सबसे, कोई ना एकाधा गलत हो गया। तो भीमजी चारण को शरण दी थी, भीमजी चारण को भी दी थी, कुशाल सिंह चंपावत को दी थी, जवाहर जी डूंगर जी को इन्होंने शरण नहीं दी थी। ध्यान रखना, जवाहर जी डूंगर जी को निम्बी के ठिकानेदार ने शरण दी थी कुछ समय के लिए, बाद में वो चले गए थे। तो 1 2 और 3 जिसने भी बताया है उनका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। कोठारिया के रावत जोत सिंह ये मेवाड़ रियासत से संबंधित थे। मेवाड़ में एक तो सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और एक ही तात्या टोपे भी जब राजस्थान आए थे तब तात्या टोपे को सबसे पहले तात्या टोपे कहां आए थे? मांडलगढ़ में आए थे। वहां भीलवाड़ा में कुवाड़ा के पास में युद्ध लड़ा था। उसके बाद वो नाथ द्वारा आए थे, तब श्री नाथ जी मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और वहां जब लोगों से पूछा कि भाई मेरी राजस्थान में सहायता कर कौन सकता है, तब कोठारिया रावत जोत सिंह के पास उनको भेजा गया था। लेकिन रावत जोत सिंह पर मेवाड़ महाराणा का दबाव इतना था कि रावत जोत सिंह चाह करके भी ज्यादा उनकी मदद कर नहीं पाए थे। तो 1 2 और 3 यहां पर बिल्कुल सबका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन छांटिए। देखना, यहां गलती मत करना। बिजोलिया किसान आंदोलन की विशेषताओं के संबंध में फॉल्स स्टेटमेंट छांटना है। आयोग वायोग सब हमारे रटे में पड़े हैं, बिंदु उसमें कौन कौन से आयोग बने थे। आपको इन 4 स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना है कि कौन सा सही है। यह आंदोलन स्थानीय पंचायतों द्वारा चलाया गया, बाहरी धन या जनशक्ति से परहेज रखा गया। यह आंदोलन पूर्णतः स्वावलंबी व अहिंसात्मक था। इस आंदोलन में लाग बाग, लगान, बेगार इत्यादि मांगों के अलावा नागरिक अधिकार, महिला सुरक्षा एवं पाठशालाओं की स्थापना की मांग किसानों द्वारा की गई। पुरुष ही नहीं अपितु औरतों व बच्चों तक ने सक्रिय रहकर आंदोलन के इस यज्ञ में आहुति दी एवं सब तरह की यातनाएं सहन की। देखते हैं कि कौन कौन इसके अंदर सही बता रहा। ध्यानपूर्वक, आराम से, थोड़ा सा टाइम ले ले, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करे, उतावली हो जावे 2 बार। आपसे पूछा है कि असत्य कथन छांटना है, असत्य कथन छांटना है। यह आंदोलन स्थानीय पंचायतों द्वारा चलाया गया, बाहरी धन या जनशक्ति से परहेज रखा गया। यह आंदोलन पूर्णतः स्वावलंबी व अहिंसात्मक था। इस आंदोलन में लाग बाग, लगान, बेगार इत्यादि मांगों के अलावा नागरिक अधिकार, महिला सुरक्षा एवं पाठशालाओं की स्थापना की मांग की गई। पुरुष ही नहीं अपितु औरतों व बच्चों तक ने सक्रिय रहकर आंदोलन के इस यज्ञ में आहुति दी एवं सब तरह की यातनाएं सहन की। शाबाश। कौन सा फोरम? बी। यानी कुल मिलाकर के उत्तर बी और डी में से आ रहा है। ज्यादातर का बी आ रहा है और कुछ का डी आ रहा है। चलो मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं आपको कि ना तो इसका उत्तर बी है और ना ही इसका उत्तर डी है, ना तो इसका उत्तर बी है और ना ही इसका उत्तर डी है। अब आपको फिर से 50-50 लाइफलाइन का मौका मिला है। ना तो इसका आंसर बी है और ना ही इसका आंसर डी है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा जो कथन है वो आपका सही है। बी और डी तो जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब मेरे को लग रहा है कि एक भी बंदा जो है वो सही नहीं। अभी स्पष्टीकरण भी करेंगे। हाँ, केवल 3, 1 2 और 4 ए। अभी देखना के होगो। हाँ, सी। अच्छा, अब सही आ रहा है सबका। अभी चेक कर लेते हैं कौन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट ध्यानपूर्वक पढ़ो। देखो, थोड़ा से तार्किक प्रश्न आए तो घबराए नहीं, केवल आयोग घटते जा रहे हो। आयोग तो आपको पता ही है कि कौन कौन से बने, वो भी अभी बात कर लेंगे। यह आंदोलन स्थानीय पंचायतों द्वारा चलाया गया। कहां गलती है? स्थानीय पंचायतों ने ही चलाया। देखो, किसान आंदोलन में बाकी कुछ याद नहीं हो रहा तो रहने दो, तुम बिजोलिया और बेंगू तो ढंग से याद कर लो, सबको छोड़ दो, बिजोलिया बेंगू तो ढंग से पढ़ो कम से कम। तो स्थानीय पंचायत जैसे विद्या प्राचीनी सभा,
आपके बिजोलिया मित्र मंडल, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ये संस्थानें तो इस आंदोलन का संचालन कर रही थी। बाहरी धन या जनशक्ति से प्रेरित रखा गया। बिल्कुल सही बात। हां, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग नहीं आए, बाहर से फंडिंग भी हुई है, लेकिन बाहर के लोग वो आए, हमने इन्विटेशन नहीं दिया था। ज्यादातर जो आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे वो स्थानीय थे, नेता बाहर के थे, जैसे विजय सिंह पति के, वो तो नेता है, जनशक्ति थोड़ी है, मतलब बाहर की जनता को लेकर थोड़ी आ रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह आंदोलन स्थानीय पंचायतों द्वारा चलाया गया, बाहरी धन या जनशक्ति से परहेज रखा गया। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। यह आंदोलन पूर्णतः स्वावलंबी व अहिंसात्मक था। बिल्कुल सही बात है, यह आंदोलन पूर्णतः स्वावलंबी और अहिंसात्मक था। हाँ, ओके। इस आंदोलन में लाग बाग, लगान बेगार इत्यादि मांगों के अलावा नागरिक अधिकार, महिला सुरक्षा, पाठशालाओं की मांग की गई नहीं की गई, केवल किसानों की मांग ही की गई थी। विजय सिंह को बुलाया था। अरे तो एक आदमी के आने से क्या बाहर की सारी जनशक्ति और धनशक्ति आ गई क्या? जनशक्ति का मतलब बाहर के लोगों ने बिजोलिया में आके आंदोलन नहीं किया था। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। इस आंदोलन में लाग बाग, लगान बेगार की मांग थी, सही बात है, लेकिन नागरिक अधिकार, सिविलियन राइट्स की डिमांड प्रजामंडल आंदोलन में की गई थी। तो ये आपका गलत है। पुरुष ही नहीं अपितु औरतों व बच्चों तक ने सक्रिय रहकर आंदोलन के इस यज्ञ में आहुति दी एवं सब तरह की यातनाएं सहन की। तो गलत केवल 3 है, यानी ऑप्शन सी पर जिसने भी टिक लगाया है उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। असत्य प्रश्न पूछा है तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, गलत हुआ है, कितने लोगों का गलत हुआ है? कल जो डेप्यूटी जनरल का पेपर आया उसी के समांतर लेवल का प्रश्न ही आएगा। जो संडे को प्रश्न पत्र हुआ है डेप्यूटी कमांडर का, जेलर का, डेप्यूटी कमांडर का, उसके समकक्ष या उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल तक ही आएगा। लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। अगर इजी आ जाए तो कहना क्या, इजी आ जाए तो कहना क्या। और जब अभ्यास हो रहा है इतने अच्छे तरीके से तो मस्त होकर अपने को करना चाहिए। सर कितनी प्रकार की लाग बाग थी? बिजोलिया में 74 प्रकार की लाग बाग थी, 9 प्रकार की बेगार थी और 1 लगान थी। टोटल 84 टैक्स हुआ करते थे बिजोलिया के अंदर। तो चलते हैं आगे, आपका सी आंसर करेक्ट आंसर है। चलो अगला, निम्नलिखित में से उन राष्ट्रीय नेताओं को छांटिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। यानी आपको उन जो बड़ा प्रश्न होता है ना वो तो ज्यादा सही होता है, बस ऐसे प्रश्नों में तो 1-2 भी पकड़ में आ जाए तो अपने उत्तर हो सकता है। निम्नलिखित में से उन राष्ट्रीय नेताओं को छांटिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। अब बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, हामिद हुसैन आयोग, एजीजी होलैंड आयोग, द्वितीय जांच आयोग, राजपूताना मध्य भारत सभा ने एक और आयोग बनाया, भवानी दयाल जांच आयोग। ये सब आयोग वगैरह आपको याद है। प्रताप अखबार, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, मराठा, अभ्युदय भारत, भारत मित्र, ये सब समाचार पत्र बिजोलिया में रहते हैं, ये आपको बिल्कुल याद है। हाँ, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। ए, सी, डी, उन नेताओं को छांटिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया था। देखते हैं देखिए कौन कौन सही बताएगा, कौन कौन गलत आंसर बताएगा। देखिए बताइए, देखिए जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए, ए, बी, सी, डी, सी, शाबाश। देखो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो पक्का दिया है, तो ए तो पक्का है। ए मतलब ए तो सब में ही है, एक से तो काम बन ही नहीं पा रहा है अपना, पक्का है। मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे मदन मोहन मालवीय, तो इन्होंने दिया है या नहीं दिया है, ये आपका देखते देखिए पक्का, ये पक्का दिया है। मदन मोहन मालवीय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से व्यक्तिगत भी मिले थे और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिलकर सुलह करवाने का प्रयास भी किया था। यह अलग बात है कि मदन मोहन मालवीय के मुलाकात के बाद भी महाराणा फतेह सिंह कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो कांग्रेस का जो आपका अमृतसर अधिवेशन था उसमें प्रस्ताव भी रखा था कि भाई बिजोलिया के आंदोलनों को समर्थन दिया जाए, तो ये तो सही है। महात्मा गांधी ने नैतिक समर्थन दिया, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 तो सही है। इसका मतलब या तो उत्तर ए होगा और या सी होगा। अब बात बचती है पटाभी सितारमैया, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन दिया है या नहीं दिया है? अरे बी तो किसी भी सूरत में नहीं है, या तो ए है या सी है। पटाभी सितारमैया की बात बाकी है, बाकी तो लगभग हमने छांट दिया है कि सारे के सारे सही आंसर है। हाँ, अमृतसर अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने, गांधी जी ने अप्रत्यक्ष समर्थन दिया, हाँ नैतिक समर्थन दिया गांधी जी ने, बिल्कुल सही है। पटाभी सितारमैया ने नहीं दिया था। इसका मतलब 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। जिसने सी आंसर पर टिक लगाया है पटाभी सितारमैया, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन ये मारवाड़ प्रजामंडल, किसमें? मारवाड़ प्रजामंडल जो है उसमें सक्रिय नेता रहते, मारवाड़ प्रजामंडल में सक्रिय नेता रहते पटाभी सितारमैया। आपका आंसर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, मीणा जनजाति विद्रोह के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? 60% तो हो रहे होंगे। ये छाती ठोकर सही है। अरे ऐसे छाती मत ठोक। अगला देखते हैं। गांधी जी ने सचिव भेजा था, मतलब दिया था। गांधी जी ने खुद ने मेवाड़ महाराणा को पत्र भी लिखा था, फतेह सिंह को लेटर भी लिखा था। अगला देखते हैं, मीणा जनजाति विद्रोह के संबंध में असत्य कथन है। मीणा जनजाति विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1851 मेवाड़ रियासत के जहाजपुर परगने से हुई। मीणा विद्रोह का मुख्य कारण हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह द्वारा प्रशासनिक सुधार के नाम पर अवैध धन वसूलना था।
जवास, थाना, छान, मादरीपट्टा आदि मेवाड़ रियासत में मीणा आंदोलन के मुख्य केंद्र रहे। 1855 ईस्वी में खेराड़ के मीणाओं के लिए देवली में सैनिक छावनी स्थापित की गई। बताइए देखिए कौन सा सही है और कौन सा इसके अंदर गलत है। यानी मीणा जनजाति विद्रोह, हम जो बड़ा मीणा जनजाति विद्रोह पढ़ते हैं वो तो जयपुर में पढ़ते हैं, जरायम पैसा कानून वाला। मीणा विद्रोह का प्रश्न भी अभी आपके कमांडर के अंदर पूछा गया था। तो मीणा जनजाति विद्रोह के संबंध में असत्य कथन है। मीणा जनजाति विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1851 मेवाड़ रियासत के जहाजपुर परगने में हुई। मीणा विद्रोह का मुख्य कारण हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह द्वारा प्रशासनिक सुधार के नाम पर अवैध धन वसूलना था। जवास, थाना, छान, मादरीपट्टा आदि मेवाड़ रियासत में मीणा आंदोलन के मुख्य केंद्र रहे। 1855 में खेराड़ के मीणाओं के लिए देवली में सैनिक छावनी स्थापित की गई थी। बिल्कुल, देखो कितने आंसर है। देखो सबसे पहला जो भी बी बता रहे हैं वो तो पूर्णतया गलत है। बी इसमें करेक्ट आंसर है, बी में कहीं कोई गलती नहीं। अगर कोई बी बता रहा है तो वो पूर्ण रूप से गलत है। मीणा जो विद्रोह है उसके मुख्य कारण हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह द्वारा प्रशासनिक सुधार के नाम पर अवैध धन वसूलना था। यह 100% सही बात है। जयपुर वाला जो मीणा विद्रोह था वो जरायम पैसा कानून और दादरसी कानून के विरुद्ध हुआ था, लेकिन यहां वाला जो है ये अवैध धन वसूलने के नाम पर आंदोलन हुआ था। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो बी अगर कोई बता रहा है तो उसमें तो कोई गुंजाइश वाली बात ही नहीं है। अच्छा, मीणा जनजाति विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1851 में जहाजपुर परगने से हुई थी। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो आपके पहली बात भी सही है और बी भी सही है। हमसे क्या पूछा है, असत्य कथन कौन सा है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। डी पर आ रहा हूं। देख लो एक बार जहां तुम्हें आना है, मैं तो क्या कर सकता हूं। हाँ, मीणा विद्रोह का मुख्य कारण हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह द्वारा प्रशासनिक सुधार के नाम पर अवैध धन वसूलना था। इसमें सही है। आपके जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। जवास, थाना, छान, मादड़पट्टी आदि मेवाड़ रियासत में मीणा आंदोलन के केंद्र रहे, यह गलत है। अतः सी पर जिसने टिक किया है उनका सही है, बाकी गलत है। सर प्लीज एक बार भाषा साहित्य वाला अलग से क्लास में करवा दो। करवाऊंगा। देखो टाइम तो मिलने दो, जैसे मिलेगा करवा देंगे। सी, हाँ बिल्कुल, अब आए ना सब सी के ऊपर। अरुण तो माइनस में नहीं, कोमा में जाएगा रे। नहीं, कोमा में क्यों जाएगा, एक आधा गलत हो गया तो हो गया, क्या हो गया इसमें। सी जो है वो गलत। देखो ये जो जवास जो मैंने नाम लिखे, जवास जो मैंने नाम लिखे, थाना जो मैंने नाम लिखे, छान जो मैंने नाम लिखे, मादरीपट्टा, ये सारे के सारे भील आंदोलन के केंद्र थे। भील और भीलों में भी जो एक ही बहुमत आंदोलन था उसके प्रमुख केंद्र रहे थे, ना कि मीणा आंदोलन के केंद्र। मीणा आंदोलन के जो केंद्र रहा था वो छोटी लोहारी और बड़ी लोहारी, ये दो गांव थे। मीणा आंदोलन के केंद्र मेवाड़ केंद्र, छोटी लोहारी और बड़ी लोहारी, ये मीणा आंदोलन के मुख्य केंद्र रहे थे। 1855 ईस्वी खेरवाड़ा के मीणाओं के लिए देवली में सैनिक छावनी स्थापित की गई थी। बिल्कुल सही है, खेरवाड़ा के अंदर सैनिक छावनी आपके स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी है। जवास, थाना, छान, मादरीपट्टा आदि मेवाड़ रियासत में सही है। गांव तो मेवाड़ रियासत में, लेकिन मीणा आंदोलन के केंद्र नहीं रहते। बाकी हम मीणाओं के बारे में जानते हैं। बाद में जयपुर राज्य में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जरायम पैसा कानून बना दिया था, जिसके तहत मीणाओं पर कई प्रतिबंध लगाए थे। दादरसी कानून बना था। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा बनी। 1944 में जयपुर राज्य मीणा जाति सुधार समिति बनी। तो ऐसी कई बातें बनी थी। सी आंसर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सी, हाँ ओके जल्दी से देखो देखे अगले प्रश्न को कौन कौन सोल्व कर पा रहा है। नीचे दिए गए घटनाक्रम को सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कांगड़ा कांड, चंडावल कांड, डाबड़ा कांड और निमोचना कांड। जल्दी से बताओ। अरुण भाई भी पॉजिटिव, अरुण पॉजिटिव, अरुण की चिंता मत करो तुम। अरे एडमिट कार्ड आगे, अरे कब के आगे एडमिट कार्ड, तुम इधर ध्यान दो। हो जाएंगे डाउनलोड, तुम सारे उस पर दिख रहे हो तो क्या रात को कर लेना डाउनलोड। हाँ, नीचे दिए गए घटनाक्रमों को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो। कांगड़ा कांड, चंडावल कांड, डाबड़ा कांड, निमोचना कांड। बताओ देखिए कौन सा है। हाँ, बी, सी, डी, ए। कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। देखो सिंपल सी बातें, इनमें तो कोई इतना बड़ी बात भी नहीं है। हम जानते हैं कि 1946 के अंदर कांगड़ा कांड हुआ था बीकानेर रियासत में, याद है आपको, बीकानेर रियासत में। और वहां के जो सामंत थे उनका नाम था गोप सिंह, और गोप सिंह ने किसानों पर हमला किया था। ज्यादा फसल आपके अतिवृष्टि होने के कारण किसानों की फसलें चौपट हो गई थी। और अक्टूबर 1946 में किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह से मिलने के लिए रवाना हुए थे। और शार्दुल सिंह से मिलने की सूचना जब सामंत गोप सिंह को लगी तो गोप सिंह ने किसानों को बंदी बनाकर मारपीट की गई, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई। और कांगड़ा कांड जो है वो 1946 में। चंडावल कांड 28 मार्च 1942 को हुआ था, ये हम सब जानते हैं। मारवाड़ लोक परिषद नाम का एक संगठन था जो 1938 में रणछोड़ दास गठानी ने बनाया था। और वो जो मारवाड़ लोक परिषद था रणछोड़ दास गठानी वाला, उसने ये कहा था कि भाई हर साल 28 मार्च को हम उत्तरदायी शासन दिवस मनाएंगे। और उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए सोजत पाली के निकट चंडावल गांव के अंदर किसान इकट्ठे हुए थे और चंडावल के अंदर गोलियां चली थी। ध्यान रखना, चंडावल के जस्ट अगले दिन ही पाली में एक निमाज कांड भी हुआ था। ये निमाज वाला भी पेपर में आया हुआ नहीं है।
लेकिन ये चंडावल के अगले दिन ही हो गया था पाली के अंदर, वहां पर भी उत्तरदायी सेशन दिवस मना रहे थे। चंडावल में 6 किसान शहीद हुए थे। डाबड़ा कांड ये राजस्थान में किसान आंदोलनों में घटित अंतिम घटनाक्रम है। वर्तमान डीडवाना जिले के डाबड़ा गांव में ये घटनाक्रम घटित हुआ था। और निमोचना कांड 14 मई 1925 की घटना है, निमोचना वाली 14 मई 1925 की। तो देख लो, सबसे पहले 4 नंबर, फिर कौन सा आएगा 2 नंबर, फिर 1 नंबर और 3 नंबर। 4 2 1 3, 4 2 1 3, कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 4 2 1 3 सही है। तो ए कौन बता रहा था? 4 2 1 3। हाँ, जिसने भी बी को टिक किया है उनका बिल्कुल सही है। ए भी कुछ लोग बता रहे थे क्या? 4 2 1 3 इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। तो ये क्रम है। निमोचना कांड जानते हैं 14 मई को हुआ था, उधर बानसूर साइड के ज्यादातर किसान आए हुए थे। दाबड़ा कांड ये आपके 13 मार्च 1947, चंडावल 28 मार्च 1942। तो ये कुछ बातें हैं। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला कौन कौन सही करता है? 1931 क्षेत्रीय जाट महासभा की सही स्थापना सीकर में किसने की थी? ये तो सिंपल सा प्रश्न है। मीणा क्षेत्रीय महासभा। मोहित इतना गुस्सा आ रहा है प्लीज क्लास, कौन है मोहित? देखो देखे 1931 में मीणा क्षेत्रीय महासभा तो बनी थी 33 में, मीणा क्षेत्रीय महासभा 1933 में। फिर यहां पर साफ साफ पूछा गया है कि 1931 ईस्वी में राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना, नहीं चले कौन आंसर बता रहा है? देखिए क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना किसने की थी? कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा, मास्टर चंद्रभान, ठाकुर देशराज, रामनारायण चौधरी, हरलाल सिंह खर्रा। हाँ, ऐसे कैसे अटक रहे हो? मास्टर चंद्रभान, ठाकुर देशराज, रामनारायण चौधरी और हरलाल सिंह खर्रा। तो 1931 में क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बी और डी ज्यादा आंसर। देखो हरलाल सिंह खर्रा तो नहीं, अगर कोई राइट बता रहा है तो गलत है। हरलाल सिंह खर्रा को किसान आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि किसानों के द्वारा दी गई थी, सरदार हरलाल सिंह खर्रा। रामनारायण चौधरी भी नहीं है। रामनारायण चौधरी वह व्यक्ति है जिन्होंने सिक्कर किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था तरुण राजस्थान और दिल्ली हेराल्ड नामक समाचार पत्र से, और दिल्ली हेराल्ड जो कि लंदन से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र था। तो यह गलत है। मास्टर चंद्रभान भी गलत है। भरतपुर के ठाकुर देशराज थे, उन्होंने क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना की थी। विकल्प क्रमांक बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, जिसने भी बताया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, साफ साफ लिखा हुआ है 1930 की प्रशासक मांझी राणावत ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर 1857 की क्रांतिकारियों की सहायता की। यानी सीधा सीधा लिखा हुआ है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की बताओ क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या लिखेंगे? रीवा की प्रशासक मांझी राणावत ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर 1857 के क्रांतिकारियों की सहायता की। खेतरी की प्रशासक मांझी राणावत ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर 1857 के क्रांतिकारियों की सहायता की। हिंडौन की प्रशासक आपके उन्होंने सामोद किसने किया था? आवाज सही नहीं आ रही, आवाज यहां से तो सही आ रही है। बी डी, मांझी राणावत को नहीं जान रहे? अरे आवाज यहां से सही आ रही है भाई। सीए पे एक बार तुम्हारा ईयरफोन वगैरह चेक करो। देखिए मांझी राणावत काम की प्रशासक थी जिसने ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर और आपके क्रांतिकारियों की सहायता की। रीवा, खेतरी, हिंडौन, सामोद। रीवा, खेतरी, हिंडौन, सामोद। तो कोई बी बता रहा है, कोई डी। देखो सामोद तो नहीं है। सामोद में तो उस समय शिव सिंह थे जो जयपुर के राजा को ये कह रहे थे कि भाई अंग्रेजों और मुगलों से लगभग समानता का व्यवहार रखा जाए और हो सके तो अंग्रेजों की मदद और कर दी जाए। तो सही आंसर क्या है? हिंडौन नहीं है। हिंडौन में आमिल इसरदास थे। हाँ, ये सही बात है कि जो आमिल इसरदास थे, आमिल इसरदास, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। ब्रिटिश सत्ता का बताओ क्या किया था? विरोध किया था और क्रांतिकारियों की सहायता की थी। तो आमिल इसरदास तो नहीं थे। तो अब आपका सही आंसर या तो रीवा है और या खेतरी है। तो इसमें या तो रीवा का आंसर या खेतरी। सही आंसर होगा खेतरी। खेतरी की प्रशासक मांझी राणावत ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर 1857 के क्रांतिकारियों की बताओ क्या की थी? सहायता की थी। तो बी जिसने भी बताया है उनका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। खेतरी और रीवा, और कोई बता दो। खेतरी की प्रशासक थी मांझी राणावत, उन्होंने सहायता की थी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संप सभा के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? जल्दी से बताइए। संप सभा के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? 1905 ईस्वी इसकी स्थापना गोविंद गिरी ने की। संप सभा का मुख्य उद्देश्य बिल्लो एवं गोविंद गिरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। संप सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, संप सभा की स्थापना, चलो तुम वैसे ही पढ़ लो कोई ना। संप सभा ने आपसी विवाद पंचायतों में सुलझाने एवं सरकारी अदालतों के बहिष्कार का निर्णय लिया। संप सभा ने ईश्वर में विश्वास रखने, नियमित यज्ञ करने, संस्कारों की स्थापना के लिए कथा व्याख्यान करवाने पर जोर दिया। बताइए देखिए, संप सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा एक कथन असत्य है? 1905 में इसकी स्थापना गोविंद गिरी ने की। संप सभा का मुख्य उद्देश्य बिल्लो एवं गोविंद गिरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। संप सभा ने आपसी विवाद पंचायतों में सुलझाने एवं सरकारी अदालतों के बहिष्कार का निर्णय लिया। और संप सभा जो है उसने ईश्वर में विश्वास रखने, नियमित यज्ञ करने और संस्कारों की स्थापना के लिए कथा व्याख्यान पर जोर दिया। बताओ देखिए कौन सा है? लगभग गलत आंसर बता रहे। ए गलत है, ए गलत है। ए स्टेटमेंट पूछा असत्य कथन, तो ए तो बिल्कुल सही है। संप सभा की स्थापना में ए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
हाँ, ये सही बात है कि सभा 1883 में बनी, लेकिन गोपीनाथ शर्मा और भी कई सारे लोग इसको 1905 ही बता रहे हैं। और आप, मेरे को पता नहीं लग रहा तुम अपडेट क्यों नहीं रहे? अभी तो डिप्टी जनरल वाला पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा था संघ सभा का, और 1883 विकल्प ही नहीं दिया। अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है कि संघ सभा की स्थापना कब हुई, 1903, 1905, 1911, 1908। 83 विकल्प ही नहीं है। और जो नई किताबें आई है, जो स्वर्ण जयंती समारोह समिति के द्वारा पब्लिश की गई, उनमें सब में 1905 ही डेट है। तो अगर कोई ए बता रहा है तो वो गलत है। 1905 में संघ सभा बनी है, ये सही बात है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं। 1905 माना है, सही है। हाँ, तो 1905 ही माना है। 1883 में बनी थी, लेकिन 1905 इसका करेक्ट आंसर है, 1905 है। तो ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 1905 में गोविंद गिरी ने संघ सभा की स्थापना की, इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। 1905 तो सही है। हाँ, 1905 सही है, मैं कह रहा हूं ना आपको। अगला कहीं पर देखो, देखे संघ सभा का मुख्य उद्देश्य, संघ सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बिलों एवं गोविंद गिरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा था। संघ सभा ने आपसी विवाद पंचायत में सुलझाने एवं सरकारी अदालतों के बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। यह भी सही है। या तो उत्तर बी है और या आपके डी है, इन दोनों में से एक है। कौन सी बुक में है सर जी? मांझी राणावत। मांझी राणावत आपको मिलेगी गोपीनाथ शर्मा और एक बीएल पनगड़िया और एक ओम प्रकाश सारस्वत, ओम प्रकाश सारस्वत, इनमें मिलेगी मांझी राणावत। मनीष मीणा, ओम प्रकाश सारस्वत बता तो दिया। जल्दी जल्दी बताइए, देखिए जल्दी से बताइए। बी सी डी। अब देखो, संघ सभा ने ईश्वर में विश्वास रखने, नियमित यज्ञ करने, संस्कारों की स्थापना के लिए कथा व्याख्यान पर जोर दिया। बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। इसका मतलब आपका जो सही और सटीक आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, बी होगा। संघ सभा का मुख्य उद्देश्य बिल्लों एवं गोविंद गिरी में राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। बिल्कुल सही नहीं। संघ सभा एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। संघ सभा एक प्रकार का सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन था जो बिलों में सुधार के लिए बनाया गया था। नशा नहीं करना, चोरी नहीं करना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, हिंसा नहीं करना, डकैती नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, आपके बेगार नहीं देना, अन्याय को विरुद्ध आपके दृढ़ होकर के मुकाबला करना, कोई अगर अन्याय कर रहा है तो दबना नहीं, दृढ़ होकर मुकाबला करना, ईश्वर में विश्वास रखना, ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, बेगार नहीं करना, किसी की फ्री में किसी के काम नहीं करना, ये सब सही है। तो आपके जो है डी जो है ये तो सही है। ऑप्शन क्रमांक कौन सा गलत हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपका बी करेक्ट है। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज के अंतिम प्रश्न के बाद में आज के इस सेशन को समाप्त करेंगे। कल राजस्थान कला संस्कृति की बात करते हैं। क्या बात हुई? 1883 में जन्म होता है और 1905 में पैदा होता है। ये क्या बात है? ये क्या बात हुई? 1883 में जन्म होता है और 1905 में पैदा होता है। अरे अभी तो थोड़ा सब्र रखो। 1883 में हुई थी स्थापना, सही बात है, लेकिन 1905 के अंदर व्यवस्थित रूप से इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो। 1903 में प्रथम 1883 के अकॉर्डिंग 1903 में ही हुआ है पहला अधिवेशन, लेकिन अभी एग्जाम में इसी को 1905 ही माना गया है। ये अपने कोई घर की खेती नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी हल चला देंगे। बोर्ड से बड़ा ना तो आप है ना मैं हूं। 1903 में पहला अधिवेशन हुआ है, लेकिन जब तीन विकल्प ही नहीं है तो 1905 को अपन कैसे गलत कर सकते हैं? तो जल्दी जल्दी बताइए। रखे, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है। भगत पंथ की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो भगत पंथ की स्थापना के संबंध में बोर्ड सर्वोपरि है। अपने आप ही हो जाएगा, जब एक दो एग्जाम देंगे तो अपने आप ही अकल आ जाती है, ऐसे अकल नहीं आती। तो जल्दी बताइए। बेड़सा गांव, डूंगरपुर, मानगढ़ पाड़ी, बांसवाड़ा, पालपट्टा, ईडर, जालोद, गुजरात। तो भगत पंथ के बारे में तो हम जानते ही हैं कि स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म। ईसाई मिशनरी लगातार अलग अलग मोड पर थे, तो स्वधर्म यानी बिल जो है वो अपने स्व धर्म में बने रहे, इसको लेकर के भगत पंथ चला था। और इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा आपका बेड़सा गांव। बेड़सा गांव बताओ कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में। तो ये आपका एक जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी जो बातचीत है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां तक की दी गई क्वेश्चनों को एक बार फटाफट रैपिड रिवीजन के हिसाब से देख लेना, साथ में कुछ कुछ बातें। अब मैं बिना फालतू इनकी व्याख्या करूंगा तो कोई औचित्य नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट बातें वो सब आपको पता ही है। तो मिलते हैं सब नेक्स्ट क्लास में कल राजस्थान कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों में। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।